एक्सप्लेनर दीपू में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जिसमें जेल के कुछ कैदियों को एक टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वह टापू चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। इसलिए उस टापू से कैदियों का बाहर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। एक समय ऐसा भी आता है कि जब उन जेल के कैदियों का खाना ख़त्म हो जाता है तो वो एक दूसरे को मारकर ही खाने लगते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूजन आइलैंड से, जो कि बहुत ही ठंडा आइलैंड है। जेलिन नाम का व्यक्ति वहाँ पर रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। जेलिन चलता रहता है और कुछ देर बाद वह फिसल जाता है। फिसलने के बाद वह एक जमी हुई बर्फ़ की नदी में गिर जाता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद वहाँ से तैरकर वो बाहर आता है। वह फिर से चलना शुरू कर देता है। जब वह चलते चलते थक जाता है तो वह एक चट्टान के सामने बैठकर यह सोचने लगता है कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। जेलिन को 6 लोगों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है। वह जेल में बंद है। जब उसे जेलर के पास लाया जाता है तो जेलर उससे पूछता है कि तुम क्या सपना देखते हो। वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन सब से गुजर रहा था। और इसके बाद सभी कैदियों को बारी बारी से जेलर के पास लाया जाता है। उनमें से एक कैदी कहता है कि वह समुद्र देखना चाहता है। दूसरा कैदी कहता है कि वह चीन के खिलाफ युद्ध देखना चाहता है। तीसरा कैदी कहता है कि उसे जेल में काम करना पसंद है, वो जेलर बनना चाहता है। चौथा कैदी कहता है कि वह अंतरिक्ष केंद्र का संचालन बनना चाहता है। 5वां कैदी सीपा कहता है कि वह अपने घर जाना चाहता है। जेलर उन कैदियों को बताता है कि सभी कैदियों को दूसरी जगह ले जाने के लिए बुलाया गया है। कुछ समय बाद सभी कैदियों को एक जहाज में बिठाया जाता है। वह असली जेल की तरह उनको विभाजित करके अलग अलग पिंजड़ों में बंद कर दिया जाता है। इन सभी कैदियों में से मार्कस नाम का एक कैदी होता है जो सबसे खतरनाक होता है। जैसा कि उसने जेलर को बताया था कि वह यहाँ पर काम करके जेलर बनना चाहता है, इसलिए वो सभी कैदियों से ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो यहाँ का मालिक हो। वह एक कैदी को बिस्तर ना देने की वजह से मार भी डालता है। तभी जहाज का डेक बंद हो जाता है। डेक बंद होने के बाद जहाज में बंद सभी कैदी घबराने लगते हैं। यह सोचकर वो घबराते हैं कि उनको समुद्र में मार डालने की चाल है, जिसके कारण सभी कैदी हिंसक हो जाते हैं। वह एक दूसरे को मारने लगते हैं। दंगा शुरू हो जाता है। एक पक्ष के कैदी दूसरे पक्ष को सलाखों के पीछे से ही मारने लगते हैं, स्टारी को छोड़कर। यह एक बूढ़ा व्यक्ति है जो पीछे बैठकर प्रार्थना कर रहा था। हालांकि ज़्यादा देर तक ये लड़ाई नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड व पुलिसकर्मी पहुँच जाते हैं। वह उनको खदेड़ने के लिए फायरिंग करते हैं। वह स्लीपिंग गैस का प्रयोग भी करते हैं। आखिरकार सभी कैदियों को नेजर आइलैंड पर ले जाया जाता है। वह सभी को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। सभी के हाथ में एक एक नंबरों वाली कड़ी होती है। तभी टेरा नोआर परियोजना को समझाने के लिए मार्टा अपने साथियों को साथ आती है। वह उन कैदियों से कहती है कि सभी देशों में मृत्युदंड अपराध हो गया है। वह इतनी बड़ी संख्या में कैदियों को जेलों में रखने के लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए रूसी सरकार व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। वह तभी तुम सभी कैदियों को यहाँ पर इस टापू पर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर सभी कैदियों के खाने पीने व अन्य संसाधनों की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर एक कैदी को एक नाव भी दी जाएगी जो कि हमारे पास आकर किसी काम को बता सके। एक लाल बटन दबाकर आप लोग हमें किसी काम के लिए यहाँ पर बुला भी सकते हैं। लाल बटन दबाने के बाद आपकी सूचना हमारे पास तक पहुँच जाएगी। मार्कस, जो कि सबसे खूंखार कैदी था, वो इनकी इस परियोजना से व इस विचार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, इसलिए एक बड़ा सा पत्थर उठाकर वह मार्का को मारता है। लेकिन तभी सभी गार्ड वहाँ पर शूटिंग करके सभी उसको लाइन में दोबारा फिर से वापस भेज देते हैं। मार्टा उन कैदियों से स्पष्ट कहती है, अगर किसी को इस टापू से आपत्ति है या उसे छोड़ना चाहते हैं तो बेशक छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर उन कैदियों को वापस से फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। जाने से पहले वो लोग रेत पर एक चाबियों का बहुत बड़ा गुच्छा फेंक देते हैं। उस गुच्छे में उन सभी कैदियों की हथकड़ियों की चाबियां थी। चाबियों को देखकर सभी कैदी चाबियों की तरफ भागने लगते हैं। वह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। वह एक दूसरे से मारपीट भी करने लग जाते हैं। इसके बाद सभी कैदियों के लिए रखे हुए बॉक्सों की तरफ जाते हैं, जिनमें उन्हें बहुत सारे जैकेट्स व नए नए जूते मिलते हैं, जिनको वो आपस में बांट लेते हैं। इसके बाद कुछ कैदी
वहाँ से वापस जाने के लिए एक नाव पर बैठने के लिए चले जाते हैं। यह बात कुछ कैदियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसलिए वो आपस में फिर से लड़ने लग जाते हैं। इस लड़ाई में दर्जनों मौतें हो जाती हैं, दर्जनों कैदी इस लड़ाई में मारे जाते हैं। वहीं लड़ाई का मौके का फ़ायदा उठाकर 3 कैदी एक नाव पर बैठकर भागने लग जाते हैं। वह भागने के बाद समुद्र में बीच में घिर जाते हैं, वह वहीं पर डूबकर मर जाते हैं। दूसरी तरफ बचे हुए कैदी गोदाम में जाकर सामान को बांटने लगते हैं। वहीं पर एक कैदी जैलिन अपना बैग अलग से तैयार करता है। वह ठंड से बचने के लिए जैकेट व जूते पहन लेता है। वह अपने दूसरे रास्ते पर निकल जाता है। जाते हुए वह अपने मित्र कैदी सीपा से कहता है कि यहाँ पर मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। टापू पर भोजन सिर्फ 3 महीने के लिए रखा गया था, इसके बाद जीने का कोई चारा नहीं था। इसलिए जैलिन अपना सामान पैक करने के लिए खुद से जीवित रहने के लिए वहां से निकल जाता है। उसे खुद पर भरोसा होता है कि वो टापू से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। जैलिन काफ़ी देर तक चलता रहता है। वह चलने के बाद उसको एक बिना बर्फ वाली एक चट्टान दिखती है। वह वहां पर जाकर बैठ जाता है। शांत मन से बैठकर वह अपने परिवार की तस्वीर निकालता है। कुछ देर बाद चूहों की आवाज़ सुनकर उसकी नींद वापस से खुल जाती है। वह उठकर देखता है कि उसके बैग को चूहों ने पूरी तरह से कुतर दिया था, वह काट दिया था। तभी वहां पर बारिश होने लगती है और वह चट्टान के नीचे चला जाता है। चट्टान के नीचे जाने के बाद वह आग से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए आग जलाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। वहां पर ठंड बहुत अधिक थी। वह पीने के लिए कुछ पानी भी गर्म करता है। वह बारिश बंद हो जाने के बाद एक पक्षी को पकड़कर मारता है तथा उसको आग पर भून रहा होता है। तभी पीछे से वहां पर सीपा आ जाता है। सीपा जैलिन का चाकू चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जैलिन उसे देख लेता है तो सीपा को उसका चाकू वापस करना पड़ता है। सीपा को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी। वह जैलिन के सामने नमक पेश करता है। वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है ताकि उसको भी खाने के लिए कुछ खाना वगैरह मिल सके, क्योंकि वो भी बहुत दिनों से भूखा था। जैलिन सीपा की मदद स्वीकार कर लेता है। वह दोनों आपस में मिल बांटकर उस पक्षी के मांस को खा लेते हैं। इसके बाद सीपा चट्टान के ऊपर जाकर मरने की कोशिश करता है, लेकिन वह डर के कारण कूद नहीं पाता है। फिर वापस आ जाता है। वह जैलिन से पूछता है कि तुम क्यों नहीं मरना चाहते हो। तब जैलिन बताता है कि वह अपने परिवार की वजह से जिंदा है। उसका पूरा परिवार मर चुका है और वह भी अपने परिवार के पास जाकर परिवार के बगल में ही दफन होना चाहता है। इस वजह से वह जीना चाहता है। जैलिन कहता है अगर वह इस टापू पर मर जाएगा तो वह अपने परिवार के बगल में दफन नहीं हो पाएगा। और ऐसे बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं। इसके बाद वो जब सोकर उठते हैं और नदी के किनारे बैठे होते हैं, तभी जैलिन मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टापू पर एक भी मछली नहीं पाई जाती है। उसी समय सीपा जल से खेल रहा होता है और जल से खेलते वक्त उसको जल का कोई प्राणी या कोई कीटाणु काट लेता है। सीपा उसको जोर से उछालता है और चिल्लाकर भाग जाता है। तभी जैलिन को एक विमान का आधा हिस्सा टापू के बीच में पत्थरों के बीच में मिलता है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है। वह सीपा के साथ मिलकर दोनों टापू में पत्थरों के बीच विमान के पूरे हिस्से को ढूंढने लग जाते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को विमान के और बाकी बचे हुए भी हिस्से मिलने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को ये महसूस हो जाता है कि वो दोनों विमान के सभी हिस्से इकट्ठे करने के लिए व विमान को चालू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए वो दोनों वापस विमान अपने कैंप के पास जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वो कैंप से बहुत दूर निकल चुके थे। रास्ते में उनको ऐसा भी महसूस हो रहा था कि ठंड उन्हें मार डालेगी, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद वह चलने के बाद वो कैंप पर पहुंच जाते हैं। कैंप में जाकर वो देखते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल नज़ारा बदल चुका है। मार्कस और उसके आदमियों ने कैंप पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। मार्कस अब वहाँ पर खुद को जेलर समझ बैठा था और मार्कस जैसे ही आदेश देता था तो सभी कैदियों को दौड़कर जेल के अंदर वापस जाना पड़ता था। अगर जो कैदी दौड़ने में सक्षम नहीं था या पीछे रह जाता था तो उस कैदी को उठाकर सभी लोग मार देते थे व उसको भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उधर सीपा और जैलिन दोनों ठंड से लगभग जम चुके थे, इसीलिए वो लोग कोयले के जलते हुए ढेर के पास आकर सो जाते हैं। कुछ देर के बाद कुछ आहट से सीपा की नींद खुलती है और वह देखता है कि कुछ कैदी उसी तरफ चले आ रहे हैं। वह एक कैदी को मारकर उसको पकाने के लिए कोयले के ढेर के पास आ रहे हैं। ये सब देखकर सीपा तुरंत उठकर चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है, लेकिन जैलिन अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ था। वह फिर से जैलिन को जगाने के लिए उठाने के लिए वहां पर वापस जाता है। वह पूरी कोशिश करता है जैलिन को चट्टान के पीछे छुपाने की, लेकिन तभी मार्कस के लोग उसको देख लेते हैं। वह उन दोनों को पकड़ लेते हैं
उन दोनों को पकड़कर मार्कस के सामने पेश किया जाता है। इसके बाद मार्कस उन दोनों को सजा देने की कोशिश करता है। वह यह सोचता है कि उन दोनों को क्या सजा दी जाए। बाद में निर्णय निकलने के बाद उन दोनों को मारकर व जलाकर खाने की सजा तय हो जाती है। तभी जेलिन मार्कस के पास जाता है। वह उसके पास एक सौदा पेश करता है। जेलिन मार्कस से कहता है कि अगर वह उन्हें खाने के लिए खाना देगा, वह बोट में जाकर विमान के पास ले जाएगा तो वह उसको विमान में हिस्सा भी देगा। इसके बाद मार्कस जेलिन के साथ अपने कुछ आदमियों को नाव पर भेजता है ताकि जेलिन उसको धोखा देकर भाग ना सके। फिर मार्कस अन्य कैदियों से जेलिन के बारे में कुछ जानना चाहता है तो उसको यह पता चलता है कि मार्कस एक बहुत अच्छा पायलट हुआ करता था। एक विमान दुर्घटना में उसके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई थी। तब तक जेलिन समुद्र में बहुत दूर पहुंच चुका था। इसके बाद उसको समझ में आता है कि जेलिन बहुत ही चालाक कैदी है। इसके बाद वह सभी कैदियों को जेल में जाने का आदेश दे देता है। इसी बीच एक कैदी उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन मार्कस उसको मार देता है। इसी बीच समुद्र की लहरों से एक कैदी नाव से गिर जाता है। जेलिन उसको समय पर पकड़कर वापस नाव में बैठा लेता है। एक कैदी और गिर जाता है। वह मदद मांगने की कोशिश करता है लेकिन वह डूबकर मर जाता है। इसके बाद वो किनारे पर आ जाते हैं। वह मार्कस को बताते हैं कि भोजन आ रहा है, लेकिन ये सच नहीं था। कोई भी भोजन नहीं आ रहा था। मार्कस उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। उसके बाद जेलिन कैदियों की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर विमान के हिस्सों के पास जाता है। विमान के हिस्से देखकर कैदी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और विमान के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने लगते हैं। सभी हिस्सों को विमान के इकट्ठा करने के बाद कैंपस में इकट्ठा कर लिया जाता है। वह जेलिन उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी मार्टा सिपाहियों के साथ व सैनिकों के साथ उन कैदियों के पास टापू पर पहुंच जाते हैं। सभी कैदी मार्टा पर हमला करने की कोशिश करते हैं और सिपाही कैदियों को दूर रखने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं। जेलिन का विमान भी तैयार बनकर हो चुका था। तभी मार्टा जेलिन से बात करने के लिए तैयार हो जाती है तो जेलिन मार्टा के सामने अपनी डिमांड रखता है। वह उससे कहता है कि उसको जरूरी सामान व खाने की वस्तुएं तथा गैस देने की कृपा करें। तो मार्टा उससे जानने की कोशिश करती है कि वह गैस का क्या करेंगे। तो जेलिन कहता है कि वह गैस को जनरेटर में प्रयोग करेंगे, लेकिन हकीकत में उनको विमान को चलाने के लिए गैस चाहिए थी। इसके बाद जेलिन मार्टा से पूछता है कि उन्होंने सीपा के SOS संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया था। तो मार्टा जेलिन से पूछती है कि बाकी के कैदी इतनी दूरी पर क्या कर रहे थे। तो जेलिन उनको बताता है कि वो वहां पर मछली पकड़ने के लिए गए थे। मार्टा लेकिन उसकी बात का भरोसा नहीं करती है क्योंकि उस टापू पर किसी भी प्रकार की कोई मछली नहीं पाई जाती थी। जेलिन उनसे फिर झूठ बोलने की कोशिश करता है और कहता है कि वे वहां पर छोटे मोटे जो झींगे कीटे होते हैं उनको मारकर खाने की कोशिश करते रहते हैं। इसके बाद मार्टा जेलिन से पूछती है कि 206 कैदियों में से कितने कैदी जिंदा बचे हैं। इसके बाद जेलिन कहता है कि उनमें से 87 से 97 तक कैदी ही जिंदा बचे हैं। उसमें से भी बहुत सारे बीमार हैं, लेकिन उनके लिए उपचार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। फिर मार्टा और सिपाही उनको गैस व सामान देकर वापस चले जाते हैं। इसके बाद जेलिन व उसके कैदी सिपाही विमान में गैस भरने की कोशिश करते हैं। वह गैस भर लेते हैं और सभी कैदी खुश हो जाते हैं क्योंकि विमान में गैस भरने के बाद यह सब अच्छी तरह से काम कर रहा था। इसके बाद तभी वहां पर अमेरिका के कुछ कैदियों की एक टुकड़ी भेजी जाती है। अमेरिका के उन कैदियों में भी एक उनका सरदार था जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी हुआ करता था। जेलिन उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है लेकिन वह उससे हाथ नहीं मिलाता है। वह जेलिन को मारने लगता है। इसके बाद दोनों पक्षों में फिर से झगड़ा होने लगता है। इस लड़ाई में आधे से ज्यादा कैदी मारे जा चुके थे और इन सब चीजों पर मार्टा व उनकी टीम द्वारा ध्यान देखा जा रहा था और मार्टा सरकार को फोन करके बताती है कि 40% से ज्यादा कैदी मारे जा चुके हैं। इसके बाद मार्टा के द्वारा सैनिकों की एक टुकड़ी उस टापू पर भेजी जाती है। सैनिक सभी कैदियों पर गोलियां बरसाने लगते हैं और सभी को मार देते हैं। लेकिन इसी बीच सीपा जेलिन व उसके 2 कैदी मित्र पहाड़ों के बीच में छिप जाते हैं। सैनिकों के जाने के बाद वो विमान को बाहर खींच कर लाते हैं, लेकिन तभी सीपा पहाड़ी से कूदकर छलांग लगाकर जान दे देता है क्योंकि विमान में सिर्फ 3 लोगों की जगह बची थी और विमान को जेलिन चलाने की कोशिश करता है। वह चलाने में सफल हो जाता है। फिर वो तीनों बैठकर टापू से बहुत दूर चले जाते हैं। वह निकल जाते हैं। इस प्रकार उन दोनों की जान बच जाती है। इसी बीच रास्ते में उनको सिपाहियों की एक टुकड़ी मिलती है जो उसके विमान पर हमला कर देती है। उसके सिपाहियों के हमले में जेलिन के दोनों साथियों को गोली लग जाती है। वह दोनों साथी मर जाते हैं, लेकिन जेलिन जिंदा बच जाता है और विमान के साथ उस आइलैंड से उड़ जाता है और हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है।